नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी दयावान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी ऑडियो पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मेरे कई सहपाठियों ने मुझसे कहा था कि उन्हें पॉलिटी की ऑडियोज चाहिए, तो उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए मैं लेकर के आया हूं पॉलिटी की एक नई ऑडियो, और ये सीरीज होगी। आज हम इस सीरीज के अंतर्गत देखेंगे भारतीय संविधान एक परिचय, और बताना चाहूंगा कि इस सीरीज में हम सभी एक्ट, जितने भी एक्ट आए हैं, साथ ही साथ जितना भी संविधान में जो कुछ भी है, यानी सभी भाग संविधान के, सभी अनुसूचियां, सभी अनुच्छेद, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे फुल डिटेल में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे चैनल, जिसका नाम है आरपी स्टडी ऑडियो। इस सीरीज का यह है पहला वीडियो, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे संवैधानिक परिचय। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि संविधान कहते किसे हैं, वो किस प्रकार से वर्क करता है, और संविधान के अंतर्गत हम किन किन चीजों को रिलेट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यही उठना चाहिए कि संविधान होता क्या है। तो मित्रों, बताना चाहूंगा कि संविधान एक तो किसी भी देश का लिखित एवं मौलिक दस्तावेज होता है। लिखित और मौलिक कहने का मतलब यानी कि वो लिखित रूप में होना चाहिए, और मौलिक यानी उस देश का खुद का होना चाहिए। फिर बात आया यहाँ पे दस्तावेज। दस्तावेज यानी जैसे कागजात होते हैं, और ये ऐसा दस्तावेज होता है जिसके ऊपर उस देश की सारी शासन व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं, यानी कि उसी संविधान के अंतर्गत उस देश का संचालन किया जाता है। उस देश के अधिकारी कैसे वर्क कर रहे हैं, मंत्रीगण कैसे वर्क कर रहे हैं, वहां की केंद्र सरकार किस प्रकार से वर्क कर रही है, ये सभी कुछ डिपेंड करता है उस देश के संविधान के ऊपर। उस देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, साथ ही साथ उस देश के जो उस देश की सरकार है, उसके खुद के कौन कौन से अधिकार हैं, और किन किन अधिकारों का उन्हें पालन करना है, किस प्रकार के नियम बनाने हैं, ये सभी कुछ हमें बताता है संविधान, उस देश का संविधान। किसी देश के संविधान को हम उस देश की सर्वोत्तम एवं आधारभूत विधि भी कह सकते हैं। सर्वोत्तम एवं आधारभूत कहने का मतलब, सर्वोत्तम यानी उससे बड़ा, उससे ऊपर कोई विधि, कोई कानून, कोई नियम नहीं है। आधारभूत यानी उस देश के लिए वो बेहद जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, और उस देश की जितनी भी शासन प्रक्रियाएं हैं वो सब इसी पर बेस्ड होती हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं आधारभूत। यदि इसे और आसान भाषा में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी देश का शासन, प्रशासन एवं सरकार जिन नियमों या जिन विधियों पर चलती है, उन नियमों और उन विधियों के समूह को हम संविधान कहते हैं। ये आसान भाषा में हो गया एग्जाम्पल इसका। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, यदि अब हम भारत के संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान एक संसदीय प्रणाली, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य है या एक देश है, और इसीलिए इसका जो संविधान है वो सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है, क्योंकि इतने सारे फीचर्स किसी और देश के संविधान में नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे शब्द आए, जैसे कि पहला संसदीय प्रणाली वाला
देश। तो मित्रों, आने वाली वीडियोस में मैं इन सभी पर डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन यहाँ ओवरव्यू लेते चलते हैं। संसदीय प्रणाली वाला देश कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ एक संसद है जिसके अंतर्गत एक राज्यसभा है जो कि ऊपरी सदन है और एक है लोकसभा जो कि निचला सदन है। लोकसभा के अंतर्गत मंत्री परिषद होते हैं जो कि चुन करके आते हैं जनता के द्वारा, यानी भारतीय जनता के द्वारा। इतना ही नहीं, अपने किसी भी कार्य के लिए लोकसभा के अंतर्गत जो मंत्री परिषद होती है वो जिम्मेदार होती है। किसके लिए? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। कोई भी मंत्री परिषद तभी तक कार्य कर सकती है जब तक उस देश की जनता का भरोसा उसके ऊपर है, या सदन का भरोसा। सदन का भरोसा कहने का मतलब क्या हुआ? सदन का भरोसा कहने का मतलब हुआ कि जब तक उसकी मेजॉरिटी है सदन में, जब तक उसका बहुमत है, तभी तक कोई भी सरकार वर्क कर सकती है, अन्यथा उस सरकार को भंग कर दिया जाता है। एक शब्द यहाँ पे मैंने यूज किया, बहुमत। बहुमत का मतलब होता है कि आपके पास 50% से ऊपर का बहुमत होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। चलिए अगले शब्द पर बात कर लें। अगला शब्द है प्रभुता संपन्न। प्रभुता संपन्न कहने का आशय ये है कि यदि कोई राष्ट्र प्रभुता संपन्न है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने सभी प्रकार के फैसले करने के लिए। वो किसी के भी सामने बाध्य नहीं है। वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, उन्हें लागू भी कर सकता है और वो किसी के दबाव में कोई भी कार्य नहीं करता है। उसी को हम कहते हैं प्रभुता संपन्न या सोबरत। चलिए अब बात कर लेते हैं समाजवादी शब्द की। तो पश्चिम में इसका जो आशय लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि उत्पाद के सभी साधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हमने कुछ चीजें अपने नियंत्रण में की हैं, साथ ही साथ कुछ चीजें हमने बाजार के अधीन भी छोड़ रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि हमारे यहाँ केरोसिन राशन के अंतर्गत दिया जाता है जो कि सरकार वितरित करती है, जबकि पाश्चात्य देशों में ये आप देखेंगे कि वहाँ सभी चीजों पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हमने बाजार पर भी छोड़ रखी हैं। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब सेकुलर। इंग्लिश के अंतर्गत इसे हम सेकुलर कहेंगे, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। देखिए यहाँ भारत का स्पेशली विशेष रूप में कोई धर्म नहीं है, बल्कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसीलिए हम क्या हैं? हम धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि हम सभी धर्मों के लिए समान आदर भाव रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है तो वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा दी जाती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ ईद, बकरीद और 12 वफात जो भी कुछ सेलिब्रेट किया जाए, वहाँ पर भी आपको पुलिस प्रशासन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है? हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक कहने से क्या मतलब है? तो मित्रों यहाँ मैं बता दूं कि लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। इस व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतंत्रात्मक। एक होता है प्रजातंत्र, जिसके अंतर्गत जो राजा रानियां होती हैं वो वंशानुगत होती हैं और उसे हम कहते हैं प्रजातंत्र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन की जो महारानियां होती हैं वो वंशानुगत होती हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं। अगला शब्द हम देखते हैं गणराज्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गणराज्य बिल्कुल लोकतंत्रात्मक की ही तरह है, यानी कि जिस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो चुने जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं गणराज्य। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति
जो हमारे देश के सर्व प्रमुख होते हैं वो चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। जैसे कि ब्रिटेन की महारानी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि वो वंशानुगत होते हैं, लेकिन अपने यहाँ राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं। तो भारत क्या है? एक गणराज्य है। गणराज्य या गणतंत्र भी प्रयोग में किया जाता है, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ कहने का अंदाज अलग है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत के अंतर्गत पाई जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के संविधान की। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। और इसे लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये कैसे किया गया था? तो ये एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसके अंतर्गत सदस्य चुने गए थे और उनकी सदस्यता के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। इसके निर्माण में जो कुल समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो मित्रों, यहाँ से परीक्षाओं में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान बनकर किस दिन तैयार हुआ, और दूसरा भारत का संविधान किस दिन को लागू किया गया। तो भारत का संविधान बन करके 1949 में 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। इसे लागू कब किया गया? जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। चलिए यदि और बात करें संविधान की, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जी हाँ मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। इसीलिए हम उन्हें भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के पिता एवं भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं और याद करते हैं। मित्रों, संविधान सभा की सबसे बड़ी एक समिति थी जिसे हम प्रारूप समिति, और यदि शुद्ध हिंदी में बात की जाए मसौदा समिति के नाम से जानते हैं। प्रारूप समिति, मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के मामले में सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को ही हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, यानी चाहे मसौदा समिति पूछे, प्रारूप समिति पूछे या ड्राफ्टिंग कमेटी पूछे, वहां पर आप उसके अध्यक्ष के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप क्लिक करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें लगा हुआ समय, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय लगा। लेकिन एक्यूरेट की जब भी बात की जाएगी तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन ही आप राइट क्लिक करेंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। मित्रों, यहाँ देखिए कई सारे शब्द आए, जैसे कि सबसे बड़ा कहने का आशय क्या है? जी हाँ मित्रों, आप सही समझ रहे हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी यही है। फिर मैंने यहाँ एक शब्द यूज किया, बेहतरीन। बेहतरीन कहने का क्या मतलब है? बेहतरीन कहने का मतलब बस इतना सा है कि ये जब से बना और आज तक ये लगातार वर्क कर रहा है। ऐसा कभी देश में वो स्थिति नहीं आई कि संविधान को दरकिनार कर दिया गया हो। हाँ, इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, लेकिन मूल संविधान को आज भी हम उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। यानी हमारा संविधान इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली है कि उस समय से लेकर और आज तक लगभग 70 से अधिक वर्ष बीत जाने के बावजूद उतना ही बेहतरीन काम कर रहा है जितना कि पहले काम कर रहा था। बहुत ही शक्तिशाली संविधान है। ये कहने का आशय क्यों? क्योंकि जिसको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे वो बखूबी निभा रहा है, और साथ ही साथ जिम्मेदारियों के साथ साथ यदि अनियमितता पाई जाती है तो किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, संविधान में ये भी भली भांति वर्णित किया गया है।
इस लिहाज से ये बहुत ही शक्तिशाली संविधान है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कुछ कि विधि दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। अब बात कर लेते हैं 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस। तो ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था और हमारा देश पूरी तरह से गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। इसलिए हम मनाते हैं गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन। चलिए थोड़ा और बात करते हैं कि संविधान का कार्य क्या होता है। तो संविधान राज्य के तीनों अंगों को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया राज्य। तो मित्रों, राजनीति यानी पॉलिटी के अंतर्गत जो आप टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे कई जगहों पर तो आप कंफ्यूज होंगे। जैसे अभी मैंने राज्य शब्द जो बोला है वो मैंने इसीलिए बोला था कि मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ राज्य कहने का मतलब किसी स्टेट से नहीं है, MP, UP, बिहार, मध्य प्रदेश ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य हम कह रहे हैं पूरे देश को, अपने पूरे भारतवर्ष को। संविधान की भाषा में हम उसे राज्य कहते हैं या भारत संघ कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि संविधान राज्य के तीनों अंगों को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। अब भाई ये राज्य के तीनों अंग कौन है? तो राज्य माने मैंने देश बता ही दिया आपको। तो ये देश के जो तीनों अंग होते हैं जिनसे पूरा हमारा सिस्टम वर्क करता है, यानी जितने भी जो भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें लागू किए जाते हैं और उनका अनुपालन कराया जाता है, ये तीनों ही देखते हैं। तो जिसके अंतर्गत पहला है वो है विधायिका। विधायिका का मतलब जो भी नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं वो विधायिका बनाती है। अब इसमें आते कौन कौन से लोग हैं? इसमें आते हैं संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधायक गण यानी विधान परिषद। राज्यों के अंदर विधान परिषद होती है जिसके अंतर्गत विधायक होते हैं, विधानसभाएं होती हैं जिसके अंतर्गत विधायक होते हैं। ये सभी मिल करके कानून बनाने का कार्य करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं विधायिका। देखिए विधेयक, कानून को हम विधेयक भी कहते हैं। तो विधेयक लाने का जो कार्य किया जाता है वो विधायिका के द्वारा किया जाता है और ये पहला अंग है, यानी भारत राज्य क्षेत्र का पहला अंग है विधायिका। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे अंग की, वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात की जाए तो कार्यपालिका जो भी नियम जो भी विधि कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करवाने का कार्य करती है कार्यपालिका। इसके अंतर्गत केंद्र में प्रधानमंत्री और उनके सभी सहयोगी मंत्रीगण, उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री एवं उनके सभी विधायकगण शामिल होते हैं। बिल्कुल निचले स्तर की बात की जाए तो ग्राम स्तर पर होते हैं ग्राम प्रधान, जो कि कानून को कानून का पालन करवाते हैं। चलिए तो ये तो हमने दो अंग देख लिए। अब हम देखते हैं तीसरा अंग जो कि है न्यायपालिका। न्यायपालिका जैसे कि राज्यों के अंतर्गत हाई कोर्ट और केंद्र के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका का जो कार्य होता है, जो भी विधेयक बनाए गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों पर रिव्यू करती है। साथ ही साथ यदि उन कानूनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो लोगों को न्याय देने का कार्य कौन करता है? तो ये न्यायपालिका करती है। तो ये हैं तीन अंग, हमारे भारत देश के तीन अंग हैं। इनको शक्ति देने का कार्य और इनको पोषित करने का कार्य हमारा संविधान करता है। और वो संविधान ही है कि जो इन तीनों को बताता है कि आप तीनों अपनी अपनी मर्यादा में रह करके कार्यों का निष्पादन करेंगे, यानी अपने अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। यहाँ पर एक शब्द मैंने यूज किया, मर्यादा। मर्यादा कहने का मकसद मेरा यहाँ पर बस इतना ही है कि
जो हमारा संविधान है वो तीनों अंगों को मर्यादित भी करता है। सोचिए कि यदि इन तीनों में से कोई एक भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहे तो इन तीनों में टकराव हो जाएगा। तो ऐसी टकराव की स्थिति ना आए, इसके लिए संविधान बताता है कि न्यायपालिका को ये करना है, ये नहीं करना है, उसी तरह कार्यपालिका को ये करना है, ये नहीं करना है, उसी तरह विधायिका को ये करना है और ये नहीं करना है। तो ये सभी नियमें बताता है कौन? ये इन सभी नियमों की जानकारी देता है संविधान। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के भागों की, अनुच्छेदों की और अनुसूचियों की। तो देखिए, भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो 22 हैं, अनुसूचियां 12 हैं और अनुच्छेद 465 हैं। यदि मूल संविधान की बात की जाए, यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। यह कुछ मेरे भाई बहन कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 465 अनुच्छेद क्यों कहा। जी हाँ, 395 भी सही है और 465 भी सही है। कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 243 की बात की जाए तो उसके अंतर्गत आपके 29 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं, लेकिन उन्हें हम काउंट करते हैं किसमें? 243 में। तो यदि उनको हम A, B, C, D ऐसे ना गिन करके 243, 244, 245, 246 अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 465 पे। लेकिन प्रश्नों पर आपको ध्यान देना होगा। यदि 465 आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमेशा 395 ही सही माना जाता है, क्योंकि उन्हें हम ABCD करके हमने अपने संविधान में लिख रखा है, उन्हें हमने नंबरिंग नहीं किया है। तो यदि हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 465 भी सही है, और यदि हम ABCD के एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो 395 इज द राइट आंसर। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। अंतिम पॉइंट पर आना चाहूँगा और आप सभी से कहना चाहूँगा कि भारत के अंतर्गत संघीय व्यवस्था की गई है, यानी भारत राज्य क्षेत्र के अंदर संघीय व्यवस्था लागू की गई है। अब यहाँ पे संघीय व्यवस्था कहने का क्या मतलब है? संघीय व्यवस्था कहने का मतलब है जहाँ केंद्र में अलग सरकार हो और हर राज्यों में उनकी अलग सरकार हो, उसे हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। तो भारत के अंदर आपने देखा है कि केंद्र में इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और जैसे अगर यूपी की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ, बिहार की नीतीश कुमार, और उसी प्रकार से यदि एमपी की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान हैं। तो मित्रों, ये था भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय, और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। और यदि आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और नेक्स्ट ऑडियो में हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो इसी आशा एवं उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे विदा। मैं आरपी दयावान फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।